आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब तक के आज की इस प्रोग्राम में सबसे पहले जहां बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग के हवाले से, जहां उन दोनों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान जंग के 1000 दिन मुकम्मल हो चुके और दोनों तरफ से एक बार फिर मिसाइल हमलों, जहां पर यूक्रेन की जानिब से अमेरिका की जो इजाजत के बाद ही यूक्रेन की जानिब से रूस पर जो हमला किया गया, मिसाइल जिसमें न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ साथ ही अब जो रूस के सदर पुतिन की जानिब से भी हमले के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर उन पर जो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करते उन पर हमला किया गया तो बाज़ाब्ता तौर पर हमले का जवाब उसी हमले से दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रूस किसी भी हमले का जवाब एटमी हथियारों से देगा, ये रूस के सदर पुतिन की जानिब से कहा गया है। और यूक्रेन का पहली बार रूस पर जो मिसाइल हमला किया गया है, जिसमें कई मिसाइल हमलों से रूस पर हमला किया गया है। यूक्रेन की फौज ने रूस पर पहली बार अमेरिकी मिसाइल से हमला कर दिया है। कीव ने अमेरिका की जानिब से फराहम करदा जो मिसाइलों से रूस के सरहदी इलाके ब्रियांस्क में असलाह डिपो को निशाना बनाया है। आपको बताते चले कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 2 रोज कबल ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ दूर मार मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी थी, जिसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर रूस पर यह हमले किए गए। आपको बताते चले अमेरिकी सदर की इजाजत के बाद यह हमला हुआ है, जबकि रूसी सदर पुतिन ने अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल पर तीसरी आलमी जंग की धमकी दी थी। और रूस की फौज ने कहा कि यूक्रेन ने अमेरिकी दूर मार मिसाइलों से सरहदी खत्ते ब्रियांस्क में फौजी तंसीब को निशाना बनाया है। और अमेरिकी हुक्काम की जानिब से हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद ये पहला हमला है। आपको बताते चले कि ये हमला 1000 दिन जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग हुई है उसके 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। और 1000 दिन मुकम्मल होने के बाद अब जब अमेरिका की जानिब से इजाजत दी गई है तो उसके बाद ही ये यूक्रेन की जानिब से रूस पर हमला किया गया है। आपको बताते चले कि रूसी वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन ने 3:25 पर ब्रियांस्क में एक तंसीब को 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। और तस्दीक शुदा डाटा के मुताबिक हमले में अमेरिकी साख्ता आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने मुबैना तौर पर मगरबी कुव्वतों की जानिब से फराहम करदा मिसाइलों से रूस के सरहदी खत्ते को निशाना बनाया। और ये हमला ऐसे वक्त में किया गया जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की शराइत में तोसी करते हुए एक ताज़ा तरीन जौहरी नजरिए की मंजूरी दे दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नजरसानी शुदा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर दस्तखत कर दिए हैं और इसमें ऐलान किया गया है कि रूस पर किसी भी ऐसे मुल्क का किया गया हमला जैसे जौहरी ताकत की हिमायत हासिल हो, उनके मुल्क पर मुश्तरका हमला किया जाएगा। और ये इकदाम अमेरिकी सदर जो बाइडेन के उस फैसले के बाद उठाया गया जिसमें उन्होंने यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से जो फराहम किए गए तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से रूस पर हमले की इजाजत दी गई थी। और डॉक्ट्रिन जो रूसी सदर की जानिब से जिस पर दस्तखत किए गए उसमें कहा गया है कि रूस पर कोई भी बड़ा फिजाई हमला जौहरी रद्द अमल का बायस बन सकता है। यह पुतिन की मुल्क के जौहरी हथियारों को मगरिब को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी की अक्कासी करता है, जबकि मास्को यूक्रेन पर पेशरफ्त कर रहा है। आपको बताते चले कि रूस यूक्रेन जंग के 1000 दिन आज मुकम्मल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ यूक्रेन की जानिब से जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इजाजत के बाद ही जो दूर मिसाइल इस्तेमाल करने वाले मिसाइल हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आपको बताते चले कि रूस यूक्रेन जंग लगातार जारी है और यूक्रेन रूस जंग के आज 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। और 1000 दिन मुकम्मल होने के बाद जहां अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने
एक रोज कबल ही यूक्रेन को इजाजत दी है कि वो अमरीकी साख्ता मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। उसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने रूस पर पहली बार दूरमार अमरीकी मिसाइल से हमला कर दिया है। चलिए बढ़ते आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की करते और जम्मू कश्मीर काबीना का अहम इजलास कल मुनक्कद होने जा रहा है। इजलास की सदारत खुद वजीर आला उमर अब्दुल्ला कर रहे। जम्मू कश्मीर काबीना का अहम इजलास कल मुनक्कद हो रहा है और इजलास में कई अहम फैसले मुतवक्का है। रोजगार स्कीम का कल कोई भी ऐलान हो सकता है। इस हवाले से जराये के हवाले से खबर आ रही है कि इस इजलास के दौरान रोजगार स्कीम और दीगर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस इजलास की सदारत करेंगे। आपको बताते चले कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में कल जम्मू कश्मीर काबीना का एक अहम इजलास मुनक्कद हो रहा है और इस इजलास में कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जराये का कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोजगारी का एक बड़ा मसला बनता जा रहा है और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है और इस हवाले से एक रोजगार स्कीम और मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो खाली पड़ी असामियां है उन असामियों की फास्ट ट्रैक पर कैसे उन्हें पुर किया जाएगा उस पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। जबकि सनती पॉलिसी में जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करने के लिए बातचीत की जाएगी और उस पर भी एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। जराये का मजीद कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में जो आवाम के साथ किए गए वादे हैं जिनमें 200 यूनिट बिजली और साथ ही साथ रोजगार और दीगर जो मंशूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शामिल किया था, लोगों से वादे किए थे, वो भी उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है और उन वादों पर मंशूर में जो वादे किए गए उन पर भी बातचीत होगी और उन्हें कैसे अमली जामा उन वादों को पहनाया जाए उस पर भी तबादुल ख्याल किया जाएगा। आपको बताते चले कि बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर काबीना का इजलास कल मुनक्कद होगा और इस इजलास की सदारत खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, जहां पर कुछ बड़े फैसले मुतवक्का हैं कि लिए जा सकते हैं। जहां पर रोजगार स्कीम, सनती पॉलिसी में कुछ खामियां, उसमें कुछ तरामीम और दीगर उससे कैसे उन खामियों को दूर किया जा सकता है उस पर भी फैसला लिया जा सकता है और साथ ही साथ कुछ अहम बड़े फैसले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में शामिल हुए थे, लोगों के साथ जो वादे किए गए थे, जिनमें खास तौर पर जो 200 यूनिट बिजली फ्री, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बिजली का बहरान बड़ा संगीन होता जा रहा है, उसको भी किस तरह से हल किया जा सकता है उस पर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चलिए बढ़ते आगे, बात जरा इंजीनियर रशीद की करते हैं क्योंकि उनके हवाले से भी फैसला कल आ सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग केस के मुलजिम और बारामूला के एमपी इंजीनियर रशीद, मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जमानत की दरख्वास्त पर कल अपना फैसला सुनाएगी और पटियाला हाउस कोर्ट ने 13 नवंबर को कहा था कि इंजीनियर रशीद के खिलाफ जो दर्ज केस है उसको एमपी एमएलए कोर्ट में मुंतकिल किया जा सकता है। अदालत ने कहा था कि मुल्जिम रुकन पार्लियामेंट बन चुके हैं और इसलिए वो 20 नवंबर को इस बात पर गौर करेगी कि आया केस को एमपी एमएलए कोर्ट में मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। और इंजीनियर रशीद ने 28 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी की थी और 10 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर तक अबूरी जमानत दी थी। उसके बाद ही अदालत ने इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत में 2 बार तोसी की थी। आपको बताते चले कि दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज सुनाया जाना था, लेकिन अब कल इस पर फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में मुल्जिम और बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जमानत की दरख्वास्त पर कल अपना फैसला सुनाएगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब अवामी मुंतखबा हुकूमत कायम हो चुके हैं और यहां हो चुके लोकसभा और असेंबली इंतखाबात ने पूरी दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया
कि लोगों ने पुरअमन तरीके से अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी का फैसला एक ऐसा तारीखी फैसला था जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार आ गई है और मुझे लगता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, देश में नहीं पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान कर सकते हैं और इंडियन स्टेट की जो अथॉरिटी है, मुझे लगता है कि वो उसका असर लोगों ने देखा। जम्मू कश्मीर के अवाम के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 36 वर्षों में इतना मतदान कभी लोकसभा विधानसभा चुनाव में नहीं हुए थे। चुनी हुई सरकार आई है, मैं उम्मीद करता हूं कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप चुनी हुई सरकार काम करेगी। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक मामलों पर मुझे प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो कानून देश की संसद ने बना दिया, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने जिस पर वैधानिक मोहर लगा दी, मैं समझता हूं कि जो भी संविधान को, भारत के कानून को समझता है, वो इस बात को जानता है कि वो ऐसी लकीर है जो कभी बदल नहीं सकती। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में हाउसिंग डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेने के लिए एक अहम मीटिंग की सदारत की है। इस मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी, हाउसिंग डिपार्टमेंट के मुतल्लिक़ अफसरान और दीगर अफसरान ने शिरकत की थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त और उनकी तकमील में रुकावटों पर बात की है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं और किसी भी किस्म की ताख़ीर को फौरी तौर पर हल करें। वज़ीर तालीम सकीना मसूद यत्तू ने आज अवंतीपुरा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की साइट का दौरा किया है, जहां उन्होंने जारी तामीराती कामकाज का जायजा लिया है। अपने दौरे के दौरान सकीना यत्तू ने यकीन दहानी कराई है कि यह प्रोजेक्ट अगले साल नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जो खत्ते में मयारी तिबी खदमात फराम करने के अपने के मकसद को पूरा करेगा। सकीना मसूद यत्तू ने कहा है कि इलाके के लोगों की फलाह बहबूद और डॉक्टरों की तालीम के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त प्रोजेक्ट के अहम हिस्सों में काम जारी है और उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। ये आज तो था हमारा दौरा पुलवामा का, लेकिन अभी ये जो एम्स हमारा यहाँ बन रहा अवंतीपोरा में, इस वाले कंस्ट्रक्शन साइट में आज हमने विज़िट किया है और जो यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका जायज़ा लिया है। और जो ये CPW कंपनी है जो इस एम्स को बना रहे हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि रिकॉर्ड टाइम में इसको कंप्लीट करें, क्योंकि पहले ही थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स। तो अब वो कुछ मसले थे वो हल हो गए हैं, लेकिन आगे जो है ये विदिन जो टाइम दिया गया है उस टाइम में इसको कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जो इस एम्स के ज़रिए हमें यहाँ पे लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिलनी है, ताकि वो लोग वो फैसिलिटी हासिल कर सके। मेन मकसद यही था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रीज़न नहीं है कि जम्मू हुआ यहाँ नहीं हुआ। रीज़न ये है कि यहाँ कुछ थे इनके इश्यूज़, जो कंसर्न इश्यूज़ थे, उन इश्यूज़ की वजह से कुछ देर के लिए इसमें डिले हो गया है। लेकिन अब इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 17 इसमें स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें मेन जो है वो हॉस्पिटल बिल्डिंग है। जब वो तैयार हो जाएगी, वो उसका कंप्लीशन होगा, तो ये ऑलरेडी बाकी जो है ये उसके साथ साथ ही कंप्लीट होके, ताकि यहाँ 100 स्टूडेंट जो हैं उनको MBBS की तालीम जो है हर साल वो हासिल किया करेंगे इस एम्स के ज़रिए। तो ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है नेक्स्ट नवंबर 2005 में जो है इसका कंप्लीशन टाइम दिया हुआ है इन्होंने, और इंशाल्लाह कंप्लीट होगा 2025 में, और जिस मकसद के लिए बनाया गया वो मकसद पूरा होगा। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर असम्बली में हालिया करारदाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों के दरमियान कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर असम्बली डूरू गुलाम अहमद मीर ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ है, कहा है कि ये एक साथ है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुत्हिद है।
गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि उनके पास हिमायत वापस लेने की कोई वजह नहीं है। हमारी तवज्जो गवर्नेंस की फराहमी और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने पर मरकूज है। इन बातों का इज़हार उन्होंने अनंतनाग में जिला अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। साथियों से मुलाकात हुई है और मुझे तो एतबार है, पहले भी जब मैं 2 बार था तो इन्हीं लोगों की वजह से हम अपने अपने इलाकों में कुछ बेहतर कर पाए थे, जिसको आज तक किसी ने बीट नहीं किया। और 10 साल में कोई भी काम मेरे क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा, ना ही कोई नया काम आया। बात नहीं है कि जो मुबस्सिरीन कह रहे हैं, ऐसी कोई नौबत नहीं। ये तो दुनिया जानता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रीजनल पार्टी है, एक रीजनल एजेंडा उनकी टॉप प्रायोरिटी है, और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में हमारी चीज़ आगे बढ़ती है। तो ये तो दुनिया को जानता है, ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस बनेंगे तो ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बनेगा। मगर एक तालमेल है, एक जो हमारी आइडियालॉजी है वो कहीं ना कहीं आज नहीं दहाइयों से मिलती है। तो उस बुनियाद पर हमने पीछे चुनाव इकट्ठे लड़ा और सरकार में भी इकट्ठे एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। और कुछ लफ्ज़ों का बीच बीच में आपको सुनने का मिलेगा, उतना तो फ़र्क रहेगा। तो उसकी वजह से कोई कहेगा कि कोई दरार हो गई या कोई अपोजिशन में निकल गया या बाहर निकल गया, ऐसी कोई नौबत नहीं। मेंबर असम्बली लालचौक एहसान परदेसी ने आज बीबी कंटोनमेंट एरिया का एक वसी दौरा किया है, जहाँ उन्होंने अवामी मसाइल के हल के लिए वकीलों और अहदेदारों से मुलाकात की है। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर उदय और सीईओ बीबी कंटोनमेंट इरफान हफीज के हमरा परदेसी ने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने की फौरी ज़रूरत पर रोशनी डाली। दौरे के दौरान परदेसी ने मकामी शिकायत के हल के लिए अपनी लगन पर जोर दिया और कहा कि आवाम की आवाज़ उनकी अव्वलीन तरजीह है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने नाबालिग तलबा के गाड़ियां चलाने पर पाबंदी आयद करते हुए तालीमी इदारों को हिदायत दी कि किसी भी सूरत में ऐसे तलबा को गाड़ियां चलाते हुए, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या 4 पहिया गाड़ी, इदारों में दाखिल होने की इजाज़त न दी जाए। महकमे की तरफ से जारी करदा सर्कुलर में वालिदैन को भी इस बारे में आगाह करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये एक संगीन मसला है कि तलबा में नाबालिग ड्राइविंग के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में अलमनाक सड़क हादसात पेश आ रहे हैं और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को खतरा लाहक है। तमाम निजी और सरकारी इदारों और कोचिंग मराकज़ को कहा गया कि वो सख्त निगरानी करे और यकीनी बनाए कि किसी नाबालिग तालिब इल्म को गाड़ी चलाते हुए इदारे में दाखिल होने की इजाज़त न दी जाए। सर्कुलर के मुताबिक गाड़ियों के जरिए स्कूलों या कोचिंग मराकज़ आने वाले तलबा को किसी भी हालत में दाखिले की इजाज़त न दी जाए और उनके वालिदैन को मुत्तला किया जाए। वालिदैन और सरपरस्तों को इस हिदायत के बारे में आगाह किया जाए और उन पर जिम्मेदारी डाली जाए कि वो इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इधर लाल बाजार श्रीनगर के एक तालीमी इदारे में ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर अहमद शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद आवामी ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फराम करना था। एसएसपी ट्रैफिक ने इस मौके पर ट्रैफिक के नए कवानीन पर रोशनी डाली और शहरियों को जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाने की अहमियत पर जोर दिया है। देखें, ये जो चीज़ है, वी हैड बीन स्ट्राइविंग फॉर इट कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऐसी जो है चीज़ें होनी चाहिए। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, अगर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सामने आ रहे हैं, आप देखेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को कंट्रोल करने में बहुत जो आसानी हो रहेगी। सर, इस सेवन से नॉन रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है कि आरटीसी बसों का कोई अपडेट है, कुछ जहांगीर चौक से कोई? देखें, आरटीसी बसों का इशू कुछ नहीं है। आरटीसी की बसें जो चल रही हैं, आप देखेंगे ग्रीन बसेस जो सिटी श्रीनगर में चलनी है वो चल रही हैं। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें हैं जहाँ जिनको बैन और बार किया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से, वो वायलेट कर रही थी इसको। इनका जो है आना अप टू पारिमपुर एंड पंथा चौक, दे आर फ्री टू डू इट और करते भी हैं।
اب آپ ویا ایم اے روڈ چلیں گے اور پھر نارتھ اور ساؤتھ یہ نا کمیوٹ کریں گے. اس کی وجہ سے ہمارا جو ایم اے روڈ ہے وہ کنجیشن وہاں پہ بڑھتا ہے, جہانگیر چوک میں کنجیشن بڑھتا ہے. تو جیسے ان کو آپریٹ کرنا ہے فار انٹر ڈسٹرکٹ جو ہے بسیں پالم پور اور پنتھا چوک سے, دے آر ڈوئنگ اٹ, دے شوڈ ڈو اٹ اینڈ ناٹ ریزورٹ جو یہ انسیسری یہاں پہ ہمیں پرابلم کرتی ہیں جہانگیر چوک اور ایم اے روڈ پہ, دے شوڈ اوائڈ دیٹ. باقی تو آپ دیکھیں ریڈ بسز ہیں یا جو ایس آر ٹی سی کی جو سٹی میں الیکٹرک بس ہیں وہ چل رہی ہیں. سب سے دیر آیا درست آیا. یہ جو ابھی حال ہی میں جو حادثات ہوا, ہم اس غم میں سب شریک ہیں, اور اب اس کی جو پرابلمز ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. سلوشن کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے. سب سے پہلے آج جو یہاں پروگرام تھا, میں ان کا ایس ایس پی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ یہاں پر آئے. یہ 2 سال پہلے بھی یہاں آئے تھے. تو یہاں سے ہم نے آج ایک پلیج اٹھایا ہے کہ سیفٹی کے لیے ہم کیا کریں گے. اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ پیپلز پارٹیسپیشن از مسٹ. جب تک لوگ سامنے نہ آئے, جب تک ہم کو احساس نہ آئے گا, تب تک کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات اس میں کیا ہے کہ جیسے انہوں نے بھی فرمایا, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں وسوخ کے ساتھ کہ اسکولوں کا رول اس میں اہم ہے, کیونکہ زیادہ ٹائم تو بچے اسکولوں میں ہی دیتے ہیں. تو یہاں جو ٹیچرز ہے, ہماری جو فیکلٹی ہوتی ہے, ان کو تربیت کرنی ہے. ہمیں زیادہ فوکس دینا ہے مورل ایجوکیشن پر. پھر بچہ پھر سیدھا سدھر جائے گا. آپ دیکھ لیجئے بچہ کتنا ٹائم گھر پہ بیٹھتا ہے, والدین کے ساتھ کتنا ٹائم بیٹھتا ہے, اور زیادہ ٹائم جو اسکول میں دیتا تو اسکول والوں کو اس پر فوکس کرنا ہے. چونکہ میں مورل ایجوکیشن, انوائرمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن. جموں کشمیر فارسٹ پروٹیکشن فورس کی جانب سے آج شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے مزفوگہ توبگاہ میں بارہمولہ کے زیر اہتمام سپورٹس میٹ 2024 کا انعقاد کیا گیا ہے, اور اس میں ضلع بارہمولہ کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع سے کھلاڑیوں نے شرکت کی تھی. اس دوران جوائنٹ ڈائریکٹر مہراج الدین ملک نے کہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ جو محکمہ کے ملازم ہیں وہ تندرست رہے تاکہ وہ جنگلات میں اپنی ڈیوٹی بہتر طریقے سے انجام دے سکے. اس دوران ان افراد کے ہمراہ ڈپٹی ڈائریکٹر پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ دیگر افسران بھی موجود رہے. یاد رہے کہ یہ فیسٹیول 3 روز تک جاری رہے گا. یہاں کا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا. یہ فارسٹ پروٹیکشن فورس ہیڈ کوارٹر K07 بارہمولہ ہے. تو یہاں جو یہ اس وقت سپورٹس میٹ ہو رہی ہے, فارسٹ پروٹیکشن فورس سپورٹس میٹ 2024, تو یہاں اس وقت مور دین 300 سپورٹس پرسن حصہ لے رہے ہیں جو فارسٹ پروٹیکشن فورس کے امپلائیز ہیں. یہ آل اوور کشمیر سے آئے ہیں, 13 یونٹ سے انکلوڈنگ جوائنٹ ڈائریکٹوریٹ. اس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ چیلنج ہوتے ہیں. اگر ہم مینجمنٹ کے اعتبار سے دیکھیں کہ پہلے جو یہاں کا یونٹ ہے ان کو مینیج کرنا ہے, سب کے لیے تیاری کرنی ہے, ان کے رہنے سہنے کا انتظام, بیٹھنے کا انتظام, پارکنگ, مینجمنٹ, کھانے پینے کا, یہ سب. تو اس کے بعد اگر دیکھیں کہ لڑکوں کا اس سپورٹس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. یہ 3 days اینول سپورٹس میٹ آج سے شروع ہو رہا ہے, 3 دن کے لیے چلے گا. یہ اس بار یوزولی یہ سری نگر میں ہوتا تھا, وہاں پہ ہمارا گاما یونٹ ہے K01. ڈیو ٹو سم ریزنز, کیونکہ یہاں کا گراؤنڈ بہت اچھا ہے اور کانویننٹ پلیس ہے, اسی لیے ہم نے پہلی بار اس کو یہاں K07 بارہمولہ کے پریمائزز میں رکھا ہے. یہ 3 days ایونٹ ہے جس میں تقریباً ہمارے جو 12 گاما یونٹس ہے وہاں سے ہر ایک یونٹ سے ٹیمیں آئی ہے who are going to participate in these 3 days events. اس میں تقریباً 10 types of games یہاں کھیلی جا رہی ہے, فٹ بال ہے, والی بال ہے اور باقی رننگ ہے. اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو فارسٹ پروٹیکشن فورس ہے اس کا جو عملہ ہے, اٹ ہیز بین اپوائنٹڈ آن دا بیسس آف پیٹرن آف پولیس. تو فورس کے لیے یہ لازمی چیز ہے کہ دے شوڈ بی فزیکلی فٹ, دے شوڈ بی مینٹلی فٹ, دے شوڈ بی سوشلی فٹ. ان چیزوں کو انکلکیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ 3 days سپورٹ کا یہاں رکھا ہے, ایونٹ رکھا ہے. جو ہمارے پروٹیکشن فورس میں کے بہت جو لڑکے ہیں یہ
इनमें हर एक में टैलेंट है, उस टैलेंट को निखार लाने के लिए, उस टैलेंट को एक्सपोज करने के लिए कि किसमें कितना पोटेंशियल है, हमने ये इवेंट रखा है। दूसरा इसका ये भी एक मुद्दा मकसद है कि हम अपने जो FPF है ये किसी भी चैलेंज को से निपटने के लिए कितना तैयार है, ये इससे ये भी पता चलेगा कि इनमें कितनी फिजिकल फिटनेस है, इनमें कितना एंड्योरेंस है, कितनी पेशेंस है, इनमें कितना वो जो स्पोर्ट्समैनशिप का इनमें जो स्पिरिट है उसको इनकलकेट करने के लिए हमने ये किया है। सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम देखेंगे कि हमारा जो फोर्स है वाकई ये फोर्स किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए कितना तैयार है। परेड पार्क पूंछ कदीम तरीन पार्कों में से एक है और इस पार्क में लोग सुबह शाम सैर तफरी के लिए आते हैं, लेकिन पार्क की हालत अबतर हो रही है। लोग उधर इधर कूड़ा करकट फेंक कर न सिर्फ इसकी खूबसूरती ख़त्म कर रहे बल्कि माहौल को भी आलूदा कर रहे हैं। अगरचे पार्क में डस्टबिन लगा हुआ है, ताहम इसके बावजूद पार्क में बैठने वाले कचरा फेंक रहे हैं। पार्क में आने वाले लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए या फिर पार्क की देखभाल के लिए गेट एंट्री टिकट सिस्टम जैसा बनाया जाए ताकि इसकी शान रफ्ता बरकरार रहे। एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है और ख़ासकर आवाम से अपील है, ये पार्क जो बनाया गया ये हमारी सहूलत के लिए बनाया गया। ये जहां आप सुबह शाम आते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल आते हैं, कुछ सैर करने के लिए आते हैं, ये हमारी पार्क जो एक अच्छी जगह मुंतखब है। लेकिन मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि इसमें गंदगी, क्योंकि डस्टबिन हर जगह लगे हैं, अगर आप कोई चीज़ खाते हो यूज़ करते हो उसको डस्टबिन में डाल दिया करें। लेकिन यहाँ गंदगी फैलाने से हमें भी तकलीफ होगी, आपको, हमारे माशरे को, हमारे बाजार में सफाई और सुथराई नहीं रहेगी। इसलिए आते हैं वहाँ ही डाल देते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं, आप इसको डस्टबिन में डालें। मेरी आप तमाम लोगों से ये अपील है और ख़ासकर जो इस पार्क में बैठते हैं उन तमाम हजरात से अपील है कि इसमें सफाई का खास ख्याल रखें। हम ये चाहते हैं कि लोग जो है ना लिफाफे बाहर से फेंक जाते हैं, कुछ म्यूनसिपलिटी वालों बाहर रेडी लगाते हैं जो, तो उनको सामान और लिफाफे दे देते हैं। हम ये कहते हैं कि गुजारिश करना चाहते हैं म्यूनसिपलिटी वालों से भी कि अगर जो इनको ये रेडी वालों को परमिशन देते हैं आप इन पर थोड़ा सा तवज्जो दी जाए। ये सफाई नहीं करते, जो लोगों को दे देते हैं अंदर वो फेंक जाते हैं। डस्टबिन हमने तो लगाए हुए सारे, लेकिन डस्टबिन देखो आप वहाँ पड़ा हुआ डस्टबिन के बीच वो डालते नहीं है। और यहाँ पर 4 या 5 बंदे हो गए, 28 कनाल एरिया लोग काम कर रहे हैं इसमें, ऐसे वो जो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नहीं है। अब जो सुबह सफाई करेंगे शाम तक बुरी हालत होती है पार्क की, तो वो गंदा ही गंदा पूरा पार्क दिन दिखता है। लेकिन इसमें कि डिपार्टमेंट का ये नहीं है, खाली अगर बाहर से रेडी वाले देते हैं, कुलचे वाले लगाते हैं, वहाँ लोग आके दिन में अगर डस्टबिन लगा भी होता है तो डस्टबिन में नहीं डालते हैं। हम ये लोगों से अपील करते हैं और म्यूनसिपलिटी वालों से भी करते हैं कि थोड़ी सी आप वो इन जो रेडी वालों से थोड़ी एक्शन करें कि ये बार बार जो ये कुलचे वगैरह के जो कागज़ हैं या लिफाफे पॉलीथीन वगैरह जो पार्क में लाते हैं उसकी वजह से हमारा पार्क का पूरा तो नुकसान हो रहा है, गंदी हो रही है, इससे पार्क अच्छा नहीं दिखता। बाकी तो डिपार्टमेंट को बंदे प्रॉपर काम कर रहे हैं और उससे बचना है तो गंद से बचना है। अभी तो सर्दी का मौसम है, गर्मी में अगर ऐसे फेंकेंगे तो फिर मच्छर हो जाएंगे, हर चीज़ वो गंदगी से बीमारियाँ फैलती हैं, इसलिए सफाई होनी। आज भी देखो इस पार्क के अंदर बहुत से लोग आते हैं, बैठते हैं मुलाकात के लिए, उनको यही वक्त होता है, यही पहुंच दिखाते हैं। तो ये पूंछ की बड़ी भारी नियामत चीज़ है। पूंछ के अंदर ऐसा कोई पार्क नहीं यहाँ पे जो हमारे समाज के लोग बैठकर, दूर दराज के लोग यहाँ पे आपस में बातचीत करते हैं और एक जगह होती है यहाँ हमने मिलना है। तो गंद तो है पार्क के अंदर, बहुत गंद है और यहाँ पर कोई इतना सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम नहीं है। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर पुलिस जो गार्ड है वो होनी चाहिए पार्क में। यहाँ मन चले हमेशा गेट के ऊपर बैठे रहते हैं, वहाँ उनको कोई उठाने वाला नहीं कि भाई गेट पर क्यों बैठते हो। ये जो रोड है, ट्रैक बना हुआ है पार्किंग के लिए, इस ट्रैक पर भी लड़के जमा होते हैं, तो उनको अंदर जाना चाहिए। पार्क में कोई समझाने वाला नहीं, कहने वाला नहीं। और डिपार्टमेंट वाले ऊपर अंदर ही कूड़ा कागज इकट्ठा करके अंदर ही उसको आग लगा देते हैं, वो धुआं सारा पार्क के एरिया में घूमता है। तो आए गए जो राहगीर है उनको भी, जो सैर करने के लिए आते हैं, उनको भी मुसीबत होती है उस धुएं से। दूसरा, जिसको सिगरेट पीना है, नशा करना है, वो भी इस पार्क के अंदर आ जाता है। सिगरेट पीने वाले भी लोग पार्क में ही आकर सिगरेट पीते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर ये इतनी बड़ी खूबसूरत चीज़ हमारे पूंछ के अंदर है, इसकी हिफाजत की जाए, इसको हर तरह से सहूलियात है जो लोगों को दी जाए वो होनी चाहिए। अब इनका एक जो इनका जहाँ पर माली रहते हैं वहाँ पानी है, वहाँ 24 घंटे 12 महीने वो पानी जो है वो ट्रैक पर चलता रहता है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और इसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक के लिए
दिन में बैठने के लिए यही जगह है और शाम सैर करने के लिए सिटी के अंदर यही जगह है और इस पर तवज्जो दी जाए। शुक्रिया। अगर बात करें तो पुंछ सिटी के बीचों बीच ये पार्क है और जब भी लोग गांव से शहर में आते हैं तो कुछ देर जो है इस पार्क में जो है वो रुकते हैं। आपको बता दें इस पार्क की कुछ ही दूरी पर पुंछ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में भी जितने लोग भी चेकअप कराने के बाद कुछ देर तक जो है यहाँ पर रुकते हैं। और आपको बता दें इस पार्क की अगर बात करें तो जगह जगह पर गंदगी के ढेर हैं। आपको बता दें जिस तरह से दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और कुछ देर यहाँ पर जो है रुकना पसंद करते हैं, रेस्ट करते हैं, पर पार्क के अंदर इतने गंदगी के ढेर हैं कि कहने की बात नहीं। प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर इस डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट के कुछ ही लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो सफाई का काम करते हैं, पर उस तरह से सफाई इस पार्क में नहीं की जाती। आपको बता दें जगह जगह पर डस्टबिन भी रखे गए हैं, पर ये लोगों का भी फर्ज बनता है कि जो डस्टबिन यहाँ पर रखे गए हैं जो वो पॉलीथीन हो या उसके अलावा बॉटल हो वो बाहर जो है फेंक देते हैं, जिससे पार्क में गंदगी के ढेर लगे जाते हैं। गवर्नमेंट मिडल स्कूल तकियातापर पटन में ज़ेर तालीम तलबा ने महकमे PDD के आला हुकाम से अपील की है कि स्कूल से गुजरने वाली LT लाइन को दूसरी जगह से लाया जाए ताकि स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को जो खतरा लाहक है वो दूर हो सके। उन्होंने कहा है कि स्कूल के सहन से गुजरने वाली LT लाइन तलबा के लिए बाइस खतरा है और अगरचे स्कूल इंतजामिया और मुतलका हुकाम की नोटिस में भी कई बार इसे लाया गया ताहम अभी तक लाइन को शिफ्ट नहीं किया गया। क्लास 7 प्रॉब्लम कह गेम गिंदन या कह प्रेयर असेंबली कह कर तार पे वसित कुन सात बल्कि यह पे तो लाइट गवर्नमेंट अपील करान कि करो नबर कुन साइड ताकि जहनी हादसा हेको गिंदित आराम सान आज गेम्स जरूरी ज़्यादा जरूरी गेम्स तमें वजह से गिंदित तम कहें मतलब ग्राउंडस मज बिहित कहें टोटल ये बिजली लाइन पकान स्कूल मज यम सात मॉर्निंग असेंबली लगान तम सात खतरे बसान यह हेकान वसित पे यह वनान यह गए थोद वथन ये मॉर्निंग असेंबली सही कर गेम्स टाइम तेकान गसित ये हेको गेम्स टाइम असल गिंदित। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे नाम सादिया तारेक बस पढ़ान गवर्नमेंट बॉयज़ मिडल स्कूल तकियातापर। सबै मॉर्निंग असेंबली करान यपर तार वारिया मुश्किल गसान अमुक यह वसित पेनुक। अगर सपोर्ट्स एक्टिविटी कह करो तिस फिर यह डर रोजान इना पे वसित पे हेकान कहें कर। गवर्नमेंटस यह अपील करान कि तुम तुलियो यह तार थोद हेको कि सपोर्ट्स एक्टिविटी हेच। महकमा चीफ हस्बेंड्री बारामूला ने टाउन हॉल टंगमर्ग में जिला सतह का किसान लाइव स्टॉक मेला और आगाही प्रोग्राम मुनक्कद किया है। जॉइंट डायरेक्टर फार्मर्स डॉक्टर बशारत अहमद की सदारत में ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ जिसमें किसानों को होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मरकजी माउनत वाली स्कीमों के बारे में आगाह किया गया। इस मौके पर SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी और जिला चीफ हस्बेंड्री ऑफिसर शौकत अहमद आहंगर भी मौजूद थे। डॉक्टर बशारत अहमद ने बेरोजगार नौजवानों को चीफ हस्बेंड्री स्कीमों से फायदा उठाने की अपील की है। यह तो फार्मर के लिए एक मैसेज है, खुशखबरी है, क्योंकि हमारे यहाँ टंगमर्ग में ऐसी स्कीमों का जो प्रचार किया जा रहा है, फिर फार्मर्स को इससे बहुत कुछ सीखने भी मिलता है और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में इनका ये जो इसका फ़ायदा भी मिल सकता है इंशाल्लाह। शीप मेले में जिस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम चलाया गया है तो उनकी तरफ से अवेयरनेस दी गई, जानकारी दी गई शीप के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है इशफाक साहब जो जंगलों के आसपास आबाद है, तो यहाँ पर इस चीज़ का स्कोप है कि हम भेड़ बकरियाँ रख सकते हैं, माल मवेशी ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं और इसको अपना कारोबार बना सकते हैं। आप जानते हैं कि इस बेरोज़गारी के आलम में इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान जो है उनको जोड़ने की कोशिश जो सरकार की जाती है, तो हम इस बात का
इनका बहुत शुक्रिया अदा कर। टंगमर्ग आए थे तो यहाँ पर हमने 100 फार्मर्स को इनवाइट किया है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल मेगा अवेयरनेस कैंप है और इसमें लाइव स्टॉक शो भी है। इसका मुद्दा और मकसद ये होता है कि हम फार्मर्स को जो प्रोग्रेसिव ब्रीडर्स होते हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर बुलाकर उनको न सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, स्कीम्स दिखाते हैं, बल्कि और जितने भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी स्कीम्स से भी उनको जानकारी देते हैं। और हमारा मकसद ये है, यूटी गवर्नमेंट का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में आकर स्कीमों का फ़ायदा उठाकर, आपको पता है रोज़गार के मौके बहुत कम हैं, चाहिए लोगों को जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो आए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में, वो अप्लाई करके अपना रोज़गार कमा सकें। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया है, जिस दौरान जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन गनीश खजूरिया को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर कहा गया है कि बतौर फोरम के चेयरमैन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और चंद रोज बाद ये सुबकदोश हो रहे, जिसके एजाज में फोरम की जानिब से इस तकरीब का इनेकाद किया गया। जो ये यहाँ पर तकरीब एसपी स्कूल में यहाँ पर मनाई गई, ये इसी के ऑनर में मनाई गई, क्योंकि हमारे चेयरमैन सर जो है ये 35 साल सर्विस के बाद एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर भी है, जिसने बहुत कुछ काम किया है हमारी जो उस्तादों के, चाहे वो 5th पे कमीशन है, चाहे वो एज हैनेस का मसला था, चाहे वो ट्रांजिशन का मसला था आर्टिस्ट का, चाहे वो बाकी जो 6th पे कमीशन के एरियर्स थे, बहुत सारा काम इसने किया है। जो आज का बहुत बड़ा मसला है NPS टू OPS, इसमें जो दिल्ली तक ये जो मामला लिया तो वो हमारे चेयरमैन सर ने लिया, इसी की क़यादत में हम वहाँ पर दिल्ली में भी गए धरना देने के लिए। इंशाल्लाह वो मसला भी हल हुआ है, अभी कुछ उसमें कुछ खामियां हैं, वो भी हल हो जाएगा। इसी के ऑनर में हमने यहाँ पर ये फेयरवेल फंक्शन आज की, क्योंकि हमारे चेयरमैन सर जो है 35 साल सर्विस के बाद 30 नवंबर को ये रिटायर हो रहे हैं। सबसे पहले मैं कल हमारा जो प्रोग्राम था अनंतनाग में था, डॉक्टर मंजूर जो स्कूल एजुकेशन एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आयोजन किया था। आज मेरे यूटी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री मोहम्मद शफी राथर साहब ने जहां पर अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, अपने प्रोविंशियल बॉडी, अपनी स्टेट बॉडी के मेम्बरान के साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं बीइंग ए चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हर जोनल प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुँचा हुआ है और बहुत प्रभावशाली और अच्छा प्रोग्राम किया है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिसमें जो लगभग मैं 35 साल मैंने पहले जनरल सेक्रेटरी का काम किया, उसके बाद 5-5.5 साल मैंने चेयरमैन का काम किया। और मैं आपको समक्ष ये रखना चाहता हूँ कि हम लोग नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि गरीब बच्चे हमारे पास स्कूलों में आते हैं, जो बच्चा है वो हमारी डोमेन है। हमारे जितने लोग हैं टीचर्स फोरम के, हर एक को बीइंग ए चेयरमैन मैंने अपने टेन्योर में एक ही डायरेक्शन दे रखी थी कि सब लोग स्कूलों में जाएं और गरीब बच्चों को पढ़ाएं और सब लोगों को पढ़ाते रहे। जो आने वाले मेरे नए चेयरमैन हैं शफी साहब, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमने राय अमल बनाया है, क्योंकि डिमांडें राइट्स हमारे बाद में हैं, पहले हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को जो मैंने बनाया है सिस्टम, उस सिस्टम को आगे तक लेकर जाएँ। और मुझे उम्मीद है जो भी आगे हमारी टीम होगी वो काम करेगी। इसके बाद जो भी जिस अहदे पर मुझे नियुक्त किया जाएगा, मुझे जो ड्यूटी दी जाएगी, मैं पूरी तन मन धन के साथ जैसे पहले निभाता रहूं सफाई जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का, मैं निभाता रहूंगा। धन्यवाद। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।